हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स बी स्मार्टियर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 फेडरलिज्म। इस चैप्टर में हम मेन फोकस करेंगे वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। ये हमने पहले चैप्टर में देखा था कि ये मेजर फॉर्म है पावर शेयरिंग की हमारी डेमोक्रेसी में। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को रिड्यूस करके स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया था। 1993 में चेंज हुआ, जो स्टेट गवर्नमेंट थी अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी। 1993 से पहले क्या होता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट से कभी भी ले सकती है, लेकिन 1993 में ये ऐसे सिस्टम चेंज हो गया था। बेल्जियम में क्या था, यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम से चेंज करके फेडरल फॉर्म ले ली थी, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ था। श्रीलंका में यूनिटरी सिस्टम ही रहा था। अब बात करते हैं हम ओवरव्यू की, देख लेते हैं इसका। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसके की फीचर्स क्या होते हैं और इसकी हिस्ट्री देखेंगे। फिर देखेंगे हम कि कैसे जो इंडिया थी वो फेडरल कंट्री बनी, पहले इसमें यूनिटरी थी अब ये कैसे फेडरल कंट्री बनी। फेडरलिज्म को मतलब कि कैसे प्रैक्टिस्ड हुई, इसमें हम इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन भी देखेंगे और ये डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है ये भी देखेंगे, और एट लास्ट हम इसका कंक्लूजन देखेंगे इस चैप्टर में हमने क्या सीखा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फेडरलिज्म। अब सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म एक ऐसे गवर्नमेंट की सिस्टम है जहाँ पे जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में डिवाइड की जाती है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ कंट्री। इसका मतलब यही है कि सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जब आप पावर को डिवाइड कर देते हो तो वो फेडरलिज्म बन जाता है। फेडरलिज्म की 2 लेवल होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या आती है, हमारी पूरी एंटायर कंट्री आ जाती है और जो नेशनल इंटरेस्ट पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो सिस्टम चल रहा है स्टेट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट होती है, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होती है। ये जो लेवल है इन दोनों की अपनी अपनी स्पेशल पावर होती है और ये इनको इंजॉय करती हैं। अब हमारी 2 लेवल गवर्नमेंट होती है। मैंने आपको बताया कि बेल्जियम में यूनिटरी से फेडरल फॉर्म ले लिया, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। तो यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट होते क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही लेवल होती है, वो होती है सेंट्रल लेवल, लेकिन फेडरल में ऐसा नहीं होता। फेडरल में 2 लेवल होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो यूनिटरी गवर्नमेंट में जो पावर है उसका डिवीज़न नहीं होता है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड होती है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होती है, जैसा कि हमने बताया फेडरलिज्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। यूनिटरी गवर्नमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी खुद की पावर नहीं होती, लेकिन फेडरलिज्म में उसकी खुद की पावर होती है, वो खुद अपना रूल कर सकती है। यूनिटरी गवर्नमेंट के अगर हम एग्जांपल देखें तो इंडिया एंड यूएस के, यस हमारी कंट्री में यूनिटरी गवर्नमेंट है। और अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, यहाँ पे ब्रिटेन फ्रांस हो गया। हमारी कंट्री में आप ऐसे लर्न कर सकते हो, हमारी कंट्री में सेंट्रल लेवल पे है हमारी कंट्री, यहाँ पे किसी का भी पावर नहीं होता। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी खुद की पावर नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम की फीचर्स की बात करेंगे कि की फीचर्स कौन से हैं फेडरलिज्म के, मीन्स एक तरह से फंक्शंस देखेंगे हम फेडरलिज्म की। इसमें क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होती हैं गवर्नमेंट की, अलग अलग डिफरेंट टायर्स, यानी कि जो डिफरेंट लेवल्स हैं गवर्नमेंट की वो सेम सिटीजन्स को, जैसे कि हमारा ग्रुप है उसको, यानी कि ये
गवर्न करती है, लेकिन अलग अलग होम, स्टेट गवर्नमेंट अलग तरीके से करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग तरीके से करेगी, लेकिन सेम सिटीजन होगा, सेम ग्रुप ऑफ सिटीजन हो गए। लेकिन हर एक जो टायर होती है उनका खुद का जुरिस्डिक्शन होती है, खुद की लीगल अथॉरिटी होती है। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी, जिसके पास उसकी खुद की अथॉरिटी होती है, ये जुरिस्डिक्शन होता है। ये यानी कि जैसे कि लीगलाइजेशन हो गया, टैक्सेशन हो गया, किसी का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो और जो जुरिस्डिक्शन होता है हर एक लेवल का, वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड होता है कि भाई ये आपका काम है, ये आप ऐसे तरीके से करोगे और ये आपका काम है। थस जो हमारा हर एक लेवल का जो एग्जिस्टेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई दिया हुआ है। नेक्स्ट, जुडिशरी के पास स्पेशल पावर होती है कि वो उसको यानी कि एक्सप्लेन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक्सप्लेन करे हर एक दोनों लेवल को, सेंट्रल लेवल को भी और स्टेट लेवल को भी। सबसे एक बेस्ट एग्जांपल देख लेते हैं, हमारी इंडिया में सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास ये पावर है। जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू देखें हम हर एक लेवल का, ये हमारी फाइनेंशियल, मतलब कि ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन रूल है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक प्रोविंशियल है वो एक लेवल से, यानी कि बेसिक जो फंक्शन है वो ये है कि कोई भी वन लेवल हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज नहीं कर सकती। ऐसे चेंजेस को की यानी कि रिक्वायर्ड है कि भाई आपको कोई यानी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना है, तो दोनों लेवल्स की राय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हर एक लेवल के लिए क्लियरली हमारे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में क्लियरली स्पेसिफाई की हुई है। अगर हम डुअल ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि अगर सोसाइटी में अगर हमें पीस मेंटेन करना है तो इसके लिए दो रूल हैं। कंट्री में यूनिटी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हमें, और सेकंड है कि हमें जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको बहुत ही सफिशिएंट स्पेस देना होगा। ये दो क्रूशियल एस्पेक्ट्स थे इसके। जो गवर्नमेंट है हर एक लेवल पे उसको कुछ पावर शेयरिंग के कुछ रूल्स मानने होते हैं उनको, यानी कि हर एक को ये ट्रस्ट दिलाना होता है कि वो यानी कि इस देश का पार्ट है। आइडियल सिस्टम के टू एस्पेक्ट्स होते हैं, एक म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एक एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। यानी कि एक तो म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब कि आपको यानी कि हमारे ऊपर ट्रस्ट बनाए रखना है, और एक हमारा कि आपको हमेशा एक साथ रहना है। नेक्स्ट, फेडरलिज्म के कुछ टाइप्स भी होते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एग्जैक्ट बैलेंस की पावर यानी कि वेरी करता है। जो बैलेंस है वो हिस्टोरिकल फेडरेशन पे डिपेंड करता है। दो काइंड्स ऑफ रूट्स होते हैं, मतलब कि दो टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म होते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आके एक बड़ा यूनिट यानी कि कुछ काम करना चाहती है, एक खुद ही एक साथ आके एक बिगर यूनिट को फॉर्म कर लेते हैं, तो वो होती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन भी होती है जब जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं वो एक साथ डिसाइड करती हैं कि भाई पावर को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिवाइड करने की ज़रूरत है, तो जब वे फॉर्म होती है तो वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का रीज़न क्या है, ताकि हमारी जो सिक्योरिटी है उसको इंक्रीज किया जाए और यानी कि हमारी आइडेंटिटी को प्रिवेंट कराया जाए। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल के बीच में फाइट हो गई तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रिवेल करेगा। जैसे कि हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ये सिस्टम इंडिया में है, हमारी इंडिया में। अगर हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करें, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं इनके पास इक्वल पावर होती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा पावरफुल होती है और स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है।
कमिंग टुगेदर फेडरेशन में आ गए हमारे यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में आ गए हमारे इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की कि इंडिया एक फेडरल कंट्री बना कैसे। अगर हम हमारे फेडरलिज्म की इंडिया में बात करें, जो हमारा ब्लडी पेनफुल पार्टीशन हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इंडिया में, तो जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो यानी कि हमारी कंट्री का पार्ट बन गई थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर कर दिया था, मतलब कि यूनिटरी वाला जो सिस्टम है वो उसने डिक्लेयर कर दिया था। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको यानी कि फेडरेशन का मतलब कि वर्ड तो नहीं वो यूज़ कर पाए कि भाई हाँ हम फेडरलिज्म है, हमारे पास फेडरेशन है, लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ना कि उसको वो वर्ड नहीं मिला, लेकिन वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट। लेटर हमारी इंडिया में 3 टायर सिस्टम है, बाकी कंट्रीज में 2 टायर है, लेकिन हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री है जिसमें 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड वन इज लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में आते हैं हमारे पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन की 3 लिस्ट्स होते हैं, कितने 3 लिस्ट्स होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब भाई हम इसको एक तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे इनको कि यूनियन लिस्ट में क्या होता है, स्टेट में क्या होता है और कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी होती है। यूनियन लिस्ट में हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि डिफेंस ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी। स्टेट लिस्ट में हमारे स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे पुलिस हो गया, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, कॉमर्स। और कॉन्करेंट लिस्ट में हमारे जो बाकी के बच गए एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, जैसे कोई बच्चा अडॉप्ट कर दिया तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया हमारा। यूनियन लिस्ट में भाई यही सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए है इन मैटर्स पे हमारी कंट्री में। ओके, स्टेट लिस्ट में जो जुरिस्डिक्शन होता है वो स्टेट टू स्टेट रिफर करता है कि भाई किसके पास कितनी, जैसे कि आपके स्टेट में ज़्यादा मतलब कि अथॉरिटी है ज़्यादा, तो आप ज़्यादा पावरफुल होगे दूसरी स्टेट से। सो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। कॉन्करेंट लिस्ट में अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में लॉ बनता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी वही जीतेगी। यूनियन लिस्ट में जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो लॉ बनाती है यूनियन लिस्ट के लिए ओनली। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो यूनियन लिस्ट हो गई और स्टेट गवर्नमेंट हो गई, वो दोनों की दोनों अपना यानी कि लॉ बनाती है। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स की बात करें अगर हम, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स वे होते हैं मतलब कि जो बाकी के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स रह गए, वे सब्जेक्ट्स जो इन 3 लिस्ट्स में नहीं होते, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉमर्स हो गए, ई कॉमर्स हो गया हमारा। यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि इसको वो लेजिस्लेट करे। इंडियन स्टेट एंड फेडरलिज्म, अगर हम इसकी बात करें, इंडियन यूनियन में जितनी भी स्टेट्स होती हैं उनके पास आइडेंटिकल पावर नहीं होती है। कुछ ऐसी स्टेट होती हैं जिनके पास स्पेशल पावर होती हैं। स्टेट्स जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम आर्टिकल 371 में, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 371 में उनको स्पेशल पावर दी गई थी। उनके यानी कि जो एक तरह से हिस्टोरिकल कंडीशन अच्छी थी उनकी, स्पेशल सोशल कंडीशन अच्छी थी उनकी। जो ये स्पेशल पावर थी वो थी यानी कि जैसे कि जो नेटिव पीपल हैं उनके पास लैंड राइट्स था कि वो यानी कि लैंड खरीद सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उनके कल्चर की प्रोटेक्शन सकते हैं, और उन्हें बहुत ही यानी कि गवर्नमेंट सर्विसेज में उनको बहुत ही अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। जो इंडियंस थे, जो यानी कि
स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं थे, वो ना तो वो लैंड खरीद सकते हैं और ना ही वो घर खरीद सकते थे यहाँ पे। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की, इंडिया स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की, कुछ जो यूनिट्स हैं हमारी इंडियन यूनियन की, वो कुछ ही पावर को इंजॉय कर पाती हैं। ये बहुत ही छोटा है कि यानी इनको ये बहुत कम पावर है इनके पास कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट बन सके, क्योंकि ये बहुत ही छोटी स्टेट होती हैं, ये इंडिपेंडेंट स्टेट बन नहीं सकती, इसलिए ये मर्ज किसी दूसरी कंट्री के साथ मर्ज भी नहीं हो सकती। व्हाट्स द रीज़न? दैट्स दे आर वेरी स्मॉल। एग्जाम्पल देखें हम, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और कैपिटल सिटी दिल्ली का, ये सारी यूनियन टेरिटरीज हैं। आपको पता होगा हमारी यूनियन टेरिटरीज का। ये जो टेरिटरीज हैं इनके पास स्टेट की पावर्स नहीं होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर होती हैं इन एरियाज को रन करने के लिए। अब कैसे हमारी जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है इसमें कैसे चेंज लाया जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो पावर की शेयरिंग है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसा कि हमने की फीचर्स में देखा था, जो पार्लियामेंट है वो खुद से ही, यानी कि जो ये अरेंजमेंट्स हैं इनमें खुद से ही चेंज नहीं लेके आ सकती। इनके 2 स्टेप होते हैं चेंज लाने के। अगर उनको यानी कि कोई भी चेंज लाना है, सबसे पहले उनको दोनों हाउस, अपर हाउस और लोअर हाउस में 2/3 मेजोरिटी से एटलीस्ट उनको यानी कि राय उनको देनी पड़ेगी, और ये लेजिस्लेटर को ये रेटिफाइड होता है, मतलब उनको एक गिफ्ट प्रोवाइड किया जाता है कि उसको टोटल स्टेट्स के हाफ एटलीस्ट वो उनकी रजामंदी होनी चाहिए। अब भाई इसमें जुडिशरी का क्या रोल होता है? वो क्या करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसेस है उसको यानी कि उसको देखती है, उसको कि भाई कैसे काम चल रहा है और कैसे नहीं चल रहा है, और वो पावर के डिवीज़न पे सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के जो पावर है उसके डिवीज़न पे वो डिस्प्यूट भी कर सकती है। अब भाई अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके पास पावर होती है कि वो कभी भी टैक्स लगा सकते हैं रिसोर्सेज पे। ये हेल्प करेगा उन्हें ताकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी कर सके। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस्ड की जाती है। जो फेडरल एक्सपेरिमेंट है वो यानी कि इंडिया में फेडरल एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। ये ऐसा नहीं था कि ये क्लियरली लेड हो गया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये फेडरलिज्म का रियल सक्सेस इंडिया में कैसे हुआ है? सिर्फ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के उसके बेस पे हुआ है। ये कन्फर्म करता है जो फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है वो डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट करती है और लिविंग टुगेदर का फॉर्मूला अपनाती है, ताकि हमारी कंट्री में जो आइडेंटिटी है, जो यानी कि लिविंग टुगेदर की फॉर्मेशन है, सभी भाई एक साथ रहें और अच्छे से रहें। ये सभी फेडरलिज्म को बहुत ज़्यादा स्पिरिट लाती है। अब भाई हम कुछ अब आके देखेंगे, कुछ मेजर वेज देखेंगे कि कैसे कैसे ये हुआ, फेडरलिज्म प्रैक्टिस में कैसे आई। सबसे पहले बात करेंगे हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक मतलब जो लैंग्वेज रिलेटेड स्टेट्स के बारे में हम देखेंगे। ये फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए। बहुत सारे चेंजेस हुए 1947 में। बहुत सारी जो ओल्ड स्टेट्स थी वो वेनिश्ड करके और बहुत सारी न्यू स्टेट्स बनाई थी। इसके मोटिव क्या था? मेनली जो पीपल सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो सेम स्टेट में रहेंगे। यानी कि मान लीजिए आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप जहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते हैं आप उस स्टेट में रहेंगे। आप हिंदी बोलते हैं तो आप हिंदी वाले स्टेट में, जैसे अभी है, अब भाई हमारे सराउंडिंग में सभी हिंदी बोलते हैं तो हम एक स्टेट में रहते हैं। अमेरिका में सभी इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, तो इसी तरह जर्मनी में सब जर्मन बोलते हैं, चाइना में सभी चाइना बोलते हैं। तो ये सिस्टम था।
जब ये प्रोसेस हो रहा था ना, तो जो नेशनल लीडर्स थे उनको ये लग रहा था कि भाई ये हमारी कंट्री को ब्रेकेज कर देगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका कुछ यानी कि कुछ टाइम तक इसका भाई रेसिस्ट भी किया, इसको यानी कि बोला भी कि नहीं भाई ये सिस्टम थोड़ा गलत है, इसको रेसिस्ट भी किया, इसको विरोध भी किया। लेकिन बाद में यानी कि कुछ लिंग्विस्टिक स्टेट्स की एडवांटेजेस भी निकल के आई। बाद में ये एक्सपीरियंस किया गया कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं उनकी फॉर्मेशन ये दिखाती है कि ये कंट्री को और भी ज़्यादा यूनाइटेड बना रही है। इसने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ईजियर बना दिया और इससे यानी कि हमारी जो कंट्री थी उसमें यूनिटी हो गई और सभी जो पीपल हैं वो एक साथ रहने लग गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में। ये सेकंड टेस्ट था इंडियन फेडरेशन का। हमारे पास कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं थी, हिंदी और इंग्लिश अभी भी नहीं है। हिंदी और इंग्लिश हमारे पास 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और शेड्यूल्ड लैंग्वेज कितनी है? देयर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, हिंदी को भी इंक्लूड करके। स्टेट की खुद की भी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। बहुत सारी जो गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि कंसर्न स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज पे वर्क करती हैं। एक मेन पॉइंट है, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पोजीशन के लिए आपको कोई भी टेस्ट देना, तो आप वो टेस्ट किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, नो मैटर हिंदी, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज। एक 1965 का केस है वो देख लेते हैं हम। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश वर्ड हम यूज़ करते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए कुछ टाइम तक 1965 में बंद कर दी थी। लेकिन हिंदी बोलने वाले तो 40%, लेकिन बहुत सारे कितने 60% नॉन हिंदी स्पीकर जो थे उन्होंने इंग्लिश का यूज़ कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने डिमांड की। हमारे तमिलनाडु में ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये पर्पस यानी कि बंद कर दिया था ना इंग्लिश का रूल, ये वायलेंट फॉर्म ले लिया था। रिजल्ट क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर से इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए उसने एग्री कर दिया, उसने स्टार्ट कर दिया। अब भाई हम नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को रिस्ट्रक्ट करना फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करता है। लेकिन कैसे? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं वो सिर्फ लीडर्स पर डिपेंड करती है कि वो कैसे पार्टी को रूल करते हैं और कैसे इन अरेंजमेंट्स को फॉलो करते हैं पार्टीज और लीडर्स। लंबे समय तक एक ये माना जाता था कि वन पार्टी जो है वो दोनों स्टेट और बहुत सारी सेंटर और बहुत सारी स्टेट्स को वो रूल करेगी। स्टेट गवर्नमेंट इस राइट को एक्सरसाइज नहीं करती थी क्योंकि वो फेडरल यूनिट थी। सेंटर ने भी इस पावर को अंडरमाइन करने का ट्राई किया स्टेट्स की तरह, जो यानी कि डिफरेंट पार्टी से रूल की जाती थी। ये फेडरलिज्म की स्पिरिट को अंडरमाइन कर रही थी, इसको रिड्यूस कर रही थी। 1990s के बाद कोएलिशन ईरा आ गया। इस पीरियड ने क्या दिखाया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बहुत सारी स्टेट्स में, कंट्री की बहुत सारी स्टेट्स में इनका राइज हो गया। कोई भी सिंगल पार्टी क्लियर मेजॉरिटी उसको नहीं मिलेगी लोकसभा में। जो मेजर नेशनल पार्टी है उसको सबसे पहले रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे बहुत सारी कंट्रीज के साथ, इंक्लूडिंग रीजनल पार्टीज जो सेंटर पे जो गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं। अब भाई कोएलिशन गवर्नमेंट होती क्या है? एक गवर्नमेंट जो एक साथ आके एटलीस्ट दो पॉलिटिकल पार्टीज तो होनी चाहिए, 2 पॉलिटिकल पार्टी तब एक साथ आती हैं तो कोएलिशन गवर्नमेंट बना देती हैं। यूजुअली कोएलिशन फॉर्म में जो पार्टनर्स होते हैं वो पॉलिटिकल अलायंस बनाते हैं, रिलेशंस बनाते हैं और एक कॉमन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें कोएलिशन गवर्नमेंट के बेनिफिट्स की, पावर शेयरिंग का नया कल्चर बना और
स्टेट गवर्नमेंट को यानी कि रिस्पेक्ट मिलने लग गई। ये सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या था, सपोर्ट किया जाता था। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए डिफ़िकल्ट हो गया था कि भाई वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती। अब भाई बात करते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ये क्या होती है, किस तरीके से होती है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो पावर स्टेट गवर्नमेंट से लेके और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से देके लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है। और ये सिस्टम तो कहाँ है, हमारी इंडिया में है। लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम तो हमारी इंडिया में है। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर को लेके जब लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है पावर, तो उसको क्या बोला जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। इंडिया के नेशन की तरह यानी कि एक निवासी की तरह है हम, यानी कि दो से यानी कि जो हमारी जो इंडिया है इसमें इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसमें दो जो लेवल हैं वो इस पे यानी कि रूल नहीं कर सकती हैं, वो उसको नहीं चला सकती हैं, रूल रन नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पे एक और टायर की ज़रूरत थी, वो थी लोकल गवर्नमेंट। ये पावर को डिसेंट्रलाइज करती है। ये थर्ड टायर बनी हमारी कौन सी, लोकल गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने बताया डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर जो है वो लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। अब भाई इसके नीड ही क्यों है डिसेंट्रलाइजेशन? व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ इट? डिसेंट्रलाइजेशन इज नेसेसरी बिकॉज बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो लोकल गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे से सेटल कर सकती है। ये तो इसका बिग इशू था। नेक्स्ट वन, जो पीपल हैं उनके पास उनकी लोकेलिटीज़ के लिए ज़्यादा अच्छी नॉलेज थी। अब मान लीजिए आपका एक पूरा गांव है, उसमें आपका यानी कि पूरा स्टेट है, जो आपकी पंचायत हैं वो ही तो अच्छे से यानी कि आपको जान पाएंगे ना कि हाँ भाई ये घर ऐसा है, ये आपको ऐसे ऐसे अच्छे से लोकेलिटी में भाई आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छे से आपको यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। ना कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जो लीडर्स हैं वो आपको अच्छे से प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये लोकल गवर्नमेंट हुआ। पीपल के पास बेटर नॉलेज थी लोकेलिटीज़ में, उनके पास बेटर आइडियाज़ से कि कहाँ पे कैसे कैसे मनी को स्पेंड करना है और उसको यानी कि जो थिंग्स है उनको कैसे मैनेज करना है, ये सारी थी। वो लोकल लेवल पे डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया गया। ये ऐसा इंश्योर किया गया कि भाई वो डेमोक्रेटिक में पार्टिसिपेशन में उनको यानी कि प्रोमोट कर दिया गया। 1992 से पहले की कंडीशन क्या थी? जो विलेजेस और टाउन के जो लेवल थे ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन की पावर की अटेम्प्ट्स किए। जो विलेजेस में तो पंचायत होते हैं और अर्बन एरियाज़ में हमारे म्यूनिसिपैलिटीज़ होते हैं। उन्होंने जितनी भी जो स्टेट्स थी उनको डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जितनी भी स्टेट्स थी उन्होंने डायरेक्टली इनको सेटअप कर लिया। अब फिर क्या हुआ, लोकल गवर्नमेंट में भी इलेक्शन जो थे वो रेगुलरली हेल्ड नहीं हुआ करते थे। उनके पास कोई पावर नहीं थी, उनके खुद के रिसोर्सेज नहीं थे, बहुत ही कम डिसेंट्रलाइजेशंस था। 1992 के कंडीशन की पहले की बात कर रही हूँ मैं। क्या था इसमें, विलेजेस में पंचायत थी और अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटीज थी। स्टेट्स गवर्नमेंट जो थी वो स्टेट में सेटअप हुई थी। जो इलेक्शंस थे लोकल गवर्नमेंट के वो रेगुलरली हेल्ड नहीं होते थे। जो लोकल गवर्नमेंट थी उनके पास कोई ऐसी पावर नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थी उनके खुद के, बहुत ही कम डिसेंट्रलाइजेशंस था उनके पास। अब फिर क्या हुआ, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ 1992 में कि एक थर्ड लेवल भी बनाई जाए। लोकल गवर्नमेंट जो है बहुत ही पावरफुल होनी चाहिए और वो इफ़ेक्टिव भी होनी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरी कर दिया गया कि लोकल गवर्नमेंट की जो इलेक्शंस है वो रेगुलरली हेल्ड होंगी और नहीं हुई तो अच्छी बात नहीं होगी। जो सीट्स थी इलेक्टेड बॉडीज़ में वो रिजर्व्ड कर दी गई और जो एग्जीक्यूटिव हेड था
इन इंस्टीट्यूशंस का शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए इनको भी इंस्टीट्यूट यानी कि इनको भी देने लग गए। सभी पोजीशंस में वुमन के लिए 1/3 पार्ट डाल दिया गया कि भाई हाँ भाई 1/3 पार्ट वुमेन्स का तो होना ही चाहिए। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन उसको बोला जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन क्रिएट हुआ हर एक स्टेट में पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस को हेल्ड करने के लिए। जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको कुछ पावर को शेयर करने की रिक्वायर्ड थी और लोकल गवर्नमेंट के रेवेन्यू के साथ। तो जो नेचर था शेयरिंग का वो स्टेट टू स्टेट वेरीज करता है। तो ये कैसे वेरीज करता है? जो पंचायती राज है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, यानी अगर हम लोकल एरियाज में देखें तो इसमें 4 टाइप्स की वो होती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद एंड ग्राम सभा। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की। इसमें क्या होता था, एक तरह से सरपंच वाला जो सिस्टम था वो यहाँ पे होता था। ये काउंसिल बहुत सारे वार्ड मेंबर से कंसिस्ट होती थी। ये जो विलेज के जो अडल्ट पॉपुलेशन रह रही है ना, वहाँ से ये डायरेक्टली इलेक्टेड होती थी ग्राम पंचायत, ये सरपंच वगैरह। अब पंचायत समिति क्या होता है, जब जो ग्राम पंचायत जो है वो एक साथ ग्रुप करके पंचायत समिति बनाती थी। जो इसके मेंबर्स थे वो उस एरिया के पंचायत मेंबर से इलेक्टेड होते थे। अब जिला परिषद क्या होता है, जिला परिषद में जब जितनी भी पंचायत समितिज हैं वो एक साथ एक डिस्ट्रिक्ट में टुगेदर ग्रुप करती हैं तो जिला परिषद फॉर्म हो जाता है। इलेक्टेड मेंबर्स क्या इंक्लूड करते थे, एमपीज और एमएलएज भी इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते थे। जिला परिषद का जो चेयरमैन होता था वो यानी कि होता है वो जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड होता है। अब ग्राम सभा में जो ग्राम सभा वर्क है ना, वो उसका क्या था कि वो पंचायत को सुपरविजन करे, उसको देखे भी कैसे क्या काम चल रहा है एक तरह से। इसके जो मेंबर्स थे वो विलेज के वोटर्स थे। एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ ईयर एक एनुअल बजट ग्राम पंचायत का अप्रूव होता है। इसमें ये मीट करता है, ये ग्राम पंचायत के परफॉर्मेंस का रिव्यू लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मेरिट्स की, डिसेंट्रलाइजेशन की। मेरिट्स की ये समरी देख लेते हैं भाई, ये हमने डिसेंट्रलाइजेशन में पढ़ा क्या। जो लोकल गवर्नमेंट का जो ये नया सिस्टम था, ये डेमोक्रेसी के लिए हर एक पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट डिक्लेयर किया गया। अब क्या है, 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत्स के पूरे कंट्री में। ये जो है बहुत सारी कंट्री में वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बिगर है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस लोकल गवर्नमेंट के लिए हैज़ हेल्प्ड टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। वुमन का रिप्रेजेंटेशन भी इसने इंक्रीज कर लिया गया और डेमोक्रेसी में जो वुमेन थी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सेम टाइम पे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आई। अब कुछ डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ डीमेरिट्स भी थे। सेम टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का आना, तब इलेक्शंस जो थे वो रेगुलरली हेल्ड हो रहे थे, लेकिन जो ग्राम सभा थी वहाँ पे जो इलेक्शंस थे वो रेगुलरली हेल्ड नहीं हो रहे थे। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स जो थी उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को पावर नहीं दी थी, उनको रिसोर्सेज भी नहीं दिए थे। हमें एक लॉन्ग वे है ये रियलाइज़ करने का कि जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो आइडिया है उसको रियलाइज़ करना चाहिए हमें अभी भी। आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कराने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आई होप यू लाइक द सेशन। इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल for more updates and for more lectures. Thank you very much.